नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी है। प्राथमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। खाना बनाते समय खाने में छिपकली गिरी। खाना खाने से 9 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। आउटर थाना क्षेत्र के सरसी गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी कानपुर से है। प्राथमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जब खाना बनाते समय बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिरने की वजह से इस खाने को खाने की वजह से बच्चों के बीमार पड़ने की जानकारी सामने आई है, जिनको अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी जानकारी है। खाना खाने से 9 बच्चों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है और खाना बनाते समय इसमें छिपकली गिर गई, जिसके बाद ये खाना जब इन बच्चों को दिया गया तो कुछ बच्चों की स्थिति इसमें गंभीर बन गई, जिनको अस्पतालों में एडमिट करवाना पड़ा, जहां इलाज चल रहा है। कानपुर से जानकारी है। खाना बनाते समय खाने में छिपकली गिरने की वजह से 9 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो प्राथमिक विद्यालय है जहां पर यह बड़ी लापरवाही कानपुर में देखने को मिली है और खाना बनाते समय इसमें एक छिपकली गिर जाने की वजह से इस खाने को जिन बच्चों ने खाया उनमें से 9 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। अन्य बच्चों को भी स्वास्थ्य परीक्षण उनकी जांच की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 9 बच्चे कुल इसमें ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। अस्पताल में भी उनको एडमिट करवाना पड़ा है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो लापरवाही का ये मामला है, क्योंकि खाना बनाते समय उसमें छिपकली गिरने के बाद वही खाना बच्चों को परोस दिया गया और बच्चों की स्थिति बिगड़ने के बाद जब इसकी जांच हुई है तब ये तथ्य सामने आया है कि खाना दरअसल दूषित हो गया था। उसमें छिपकली गिरने की वजह से इस तरह की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिली और छिपकली गिरने की वजह से इस खाने को खाने से 9 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इन सभी बच्चों को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी भी इन बच्चों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। आउटर सांड थाना क्षेत्र के सरसी गांव की यह घटना बताई जा रही है। राहुल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। राहुल, खाना बनाते समय खाने में छिपकली गिरने की वजह से 9 बच्चों की तबीयत खराब है, अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? जी, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि कानपुर के आउटर इलाके की ये पूरी घटना है। प्राथमिक विद्यालय था जिसमें खाना बनाते समय छिपकली गिरी है। छिपकली गिरने से जो भी खाना बना रही थी जो महिला कर्मचारी थी उसने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद से ये बच्चों को खाना परोस दिया गया और बच्चों ने खाना भी खा लिया, जिससे 9 बच्चों की तबीयत खराब हुई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल अभी हालत उनकी सामान्य बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया राहुल बातचीत और जानकारी के लिए। तो 9 बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही। पीएम के कार्यक्रम को लेकर के जगह जगह सीएम और सरकार के कार्यों को लेकर के बैनर पोस्टर से गोरखपुर पड़ चुका है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फर्टिलाइजर के खाद कारखाने और एम्स के उद्घाटन को लेकर के जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाकर पीएम के आगमन को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने भी जायजा लिया है, देखिए। मोदी का आगमन कल तकरीबन 11 बजे इसी फर्टिलाइजर परिसर में होगा, जहां पे वो जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से खाका तैयार किया गया है। आप देखेंगे कि लगातार पीएससी और पुलिस के जवानों का पूरी तरीके से रूट मैप देखा जा रहा है और बाकायदे वो चेकिंग कर रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो बाकायदे एडिशनल सीओ से लगाए तमाम एडिशनल एसपी लगाए गए हैं। एडीजी अखिल कुमार ने कल बाकायदे इसको लेकर बैठक भी की है। थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बताएं तो सुरक्षा व्यवस्था में 2 डीआईजी, 8 एसपी, 20 एडिशनल एसपी और 55 सीओ के साथ 10 कंपनी पैरामिलिट्री समेत 4000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। और साथ ही जगह जगह पे आप देखेंगे कि पूरे घरों को एकदम जो है चिन्हित किया जा रहा है। बाकायदे एक एक जगहों पर ड्रोन कैमरे की मदद से भी चेकिंग की जा रही है और इस पूरे परिसर में आसमान से लेकर ज़मीन तक सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है। कहीं भी कोई भी ड्रोन कैमरा प्राइवेट उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के पूरी तरीके से सुरक्षा का एक खाका तैयार किया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो लंबे समय से बीजेपी से दूर बिनगा विधानसभा सीट पर इस बार कमल खिलाने के लिए पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने श्रावस्ती के भिनगा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 277 करोड़ के दर्जनों विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान दर्जनों लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र दिए हैं। जूनियर हाई स्कूल भिनगा में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम ने कहा है कि मोदी और योगी सरकार से पहले प्रदेश में अपहरण माफिया
और नकल माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब इन्हीं माफियाओं की कब्जाई गई जमीन को खाली कराकर सरकार उसी जमीन पर गरीबों के लिए आवासीय योजना तैयार कर रही है। उधर बुलंदशहर में रविवार को रालोद नेता पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। बुलंदशहर एसएसपी ने बताया है कि घटना से एक दिन पहले नामजद 2 आरोपी यूएई भाग चुके हैं और अन्य आरोपियों की भी विदेश भागने की संभावना है। कई आरोपी विदेश न भाग पाए, इसलिए बुलंदशहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस का दावा है कि घटना को अंजाम देने वाले शूटरों के सुराग मिल चुके हैं और जल्द ही पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर सकती है। तो खबर सीतापुर से है, जहां पे सर्व शिक्षा अभियान की जम के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। घर से पढ़ने गए मासूम बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाई जा रही है। शिक्षा विभाग के अध्यापकों और अधिकारियों की मनमानी का मामला उजागर हुआ है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि विकासखंड एलिया के प्राथमिक विद्यालय का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो सिंचाई विभाग के पृथक किए गए सैकड़ों कर्मचारियों ने लखनऊ में सिंचाई भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। विभाग के द्वारा हटाए गए कर्मचारियों को फिर से तैनाती देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि कई सालों से काम करते आ रहे कर्मचारियों को बजट के अभाव में हटाया गया है और तभी से कर्मचारी कोर्ट से लेकर के विभाग तक अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। सिंचाई विभाग के साथ साथ अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो यहाँ पर आज धरना दे रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांग है, किस लिए धरना दे रहे हैं, आइए बात करते हैं। क्या ये जो आज इकट्ठा हुए हैं आप लोग सब, किस लिए धरना हो रहा है और क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? विगत कई वर्षों से यहाँ के कर्मचारी दीनदयाल पार्क में और नैनी में अन्य जगहों पे भी कई वर्षों से काम कर रहे थे, जिनको सिंचाई विभाग के ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करा रहे थे, लेकिन वो लोग काम कर रहे थे दैनिक वेतन पे और उन लोगों से काम कराते हुए अचानक विभाग के द्वारा इन लोगों को कार्य से हटा दिया गया। हम लोगों की मांग है कि जैसे इनसे काम लिया जाता था उसी तरीके से लिया जाए। हम लोग अपना शांतिपूर्वक यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों के समर्थन में। हमको ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है, जो कि अनैतिकता पूर्ण है। ये शासन का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है, ये नहीं होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को इनको रोजी रोटी को व्यक्तिगत रखते हुए इनके अपने कार्य पर रखा जाए, हमारी यही एक मुख्य मांग है। तो बिल्कुल यहाँ पर जबरन हटाया जा रहा है। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, आप बताइए क्या कुछ मांग है आपकी। और सबसे पहले आपसे भी जानना चाहेंगे कि 16 साल जैसे आपने कहा है काम करने के बाद अचानक से आप जा रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, हमारे दीनदयाल उपाध्याय पार्क में हमारे कर्मचारी 16 वर्ष लगातार काम किए, निरंतर कार्य किए। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार लोगों की यही मांग है कि मुख्यमंत्री उनकी दरखास्त सुने, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और लगातार इनका कहना है कि 16 साल के बाद भी इनको यहाँ पर हटाया जा रहा है। जिस तरीके से आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ प्रस्ताव फिलहाल आपने पेश किए हैं? अभी जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो आपकी बात सुने, तो उनको भी प्रस्ताव भेजे जा चुके? हमने ऑलरेडी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट यूनियन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सिंचाई मंत्री जी को, हमारे प्रमुख सचिव साहब को, हमारे विभागाध्यक्ष महोदय को, सभी को प्रॉपर तरीके से पत्र वगैरह भेजे जा चुके हैं। साथ में मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रांतीय महामंत्री विनोद कनौजिया, हम लोगों ने भी, हमारी परिषद ने भी इस कार्यक्रम के लिए पूर्ण समर्थन दे रखा है। हमें विश्वास है कि कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। ये आवश्यकता जरूर है, क्योंकि हम इतिहास गवाह है कि भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज हमें इस बात की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि अनेकों पत्राचार के बावजूद, यद्यपि एक मामला और मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि न्यायालय, श्रम न्यायालय ने इस मामले में पक्ष में फैसला दिया, इन लोगों के पक्ष में फैसला दिया कि इन लोगों के भुगतान किए जाएं, इन लोगों को वापस लिया जाए। बावजूद इसके लगातार विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है, टाल मटोल किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी परिवार आहत है। आप इनकी हालत देख सकते हैं कि ये लोग जो है एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। सरकार की प्राथमिकता है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये हमारी प्राथमिकता है कि हम जो न्यूनतम स्तर पर बैठे हुए कर्मचारी हैं, न्यूनतम स्तर पर बैठे हुए पब्लिक है, उनको हम सपोर्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द प्लेटफॉर्म। ये हकीकत कहीं कुछ और है और जबान पे कुछ और है। इस बात का घोतक हो रहा है, ये प्रमाणक होने जा रहा है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को
ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी वर्ग है, बीच में बैठे हुए IAS IPS वर्ग है, जो इनकी सरकार को आहत कर रहे हैं, इनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया इनका संज्ञान लें। थैंक यू। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के। वहीं देश में महज 2 दिन में ओमिक्रॉन के केस 2 से बढ़कर 22 हो गए हैं और देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। देश में रविवार को 18 नए मरीज मिले हैं, इसमें सबसे ज्यादा 9 मरीज राजस्थान में हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी 4 ओमिक्रॉन के नए केस सामने आए हैं। ऐसे में डॉक्टर आम जनता को क्या मशवरा दे रहे हैं, हमारे संवाददाता ने डायरेक्टर लोक बंधु डॉक्टर दीपा त्यागी से खास बातचीत की है, सुनिए। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा कुछ इस कदर मंडरा रहा है कि महज 2 दिन में 2 से 22 केसेस आ चुके हैं और लगातार जो कोविड है वो भी बढ़ रहा है। क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं, क्योंकि स्टडीज ये भी कह रही हैं कि इन्फ्लुएंजा से भी फैल रहा है। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक बंधु की डायरेक्टर डॉक्टर दीपा त्यागी मौजूद है। मैम, लोग काफी अब पैनिक हो रहे हैं क्योंकि लगातार ये जिस तरीके से अभी ये वायरस फैल रहा है, तो क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं और ऐसे में लोग क्या करें? देखिए, कोविड के लिए लोग क्या करें, इस प्रश्न का जवाब मैं पहले देना चाहती हूँ। वो तो वही फॉर्मूला है, सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क, साफ सफाई और हाथों को प्रॉपरली बार बार सुमन के फॉर्मूला के अनुसार वॉश करना। लेकिन जो ये फैल रहा है, आपने पहला प्रश्न पूछा है इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो इसके सिम्टम्स बुखार है और आवश्यक नहीं है कि जुकाम और नज़ला या खांसी जिसे कहते हैं वो होना आवश्यक है। सिर्फ बुखार से भी पॉजिटिव लोग निकलकर आ रहे हैं और जैसा अब तक स्टडीज हैं उससे ये पता चला है कि ये बुखार ओमाइक्रॉन जो म्यूटेशन हुआ है कोरोना में, इससे इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है पर मॉर्टेलिटी रेट कम है। पर फिर भी छोटे बच्चे और वृद्ध और हाई रिस्क ग्रुप, उन लोगों को तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और ये बात कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है लेकिन मॉर्टेलिटी कम है, ये साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन पर जो पैटर्न देखने को मिला है उसके आधार पर कहा गया है। भारतवर्ष में तो ये अभी शुरू ही हुआ है, तो हम ये बात बहुत गारंटी से नहीं कह सकते कि इसका रिजल्ट हमारी पॉपुलेशन पर क्या होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि इतना बुरा असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हमें सावधानी की आवश्यकता तो बहुत है। तो डॉक्टर्स लगातार ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर है कि बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है तो जितने भी नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस हैं उसका पालन करें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ में निकिता सरी। तो बरेली में वसीम रिजवी एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। पहले भी कुरान शरीफ के लिए वो विवादित बोल चुके हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में उनको फटकार लगाई थी और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन एक बार फिर से वसीम रिजवी विवादों में आ गए हैं। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने मंदिर में जाकर सनातन धर्म अपना लिया है, जिसके बाद पूरे देश भर के मुसलमानों में रोष देखने को मिल रहा है और इसी के चलते बरेली दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने वसीम रिजवी को भारत का मनहूस चेहरा बताया। उन्होंने कहा है कि मरदूद जब मुस्लिम समाज का नहीं हुआ तो हिंदू धर्म का क्या होगा। बस मेरी यही अपील है कि इस जैसे इंसान को हमेशा के लिए बाइकआउट कर दें और इस हरकत के लिए मुस्लिम समाज वसीम रिजवी को कभी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे पर बन रही हवाई पट्टी का भी वो शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए रोजा का रेलवे मैदान चिन्हित किया गया है, जहां पर युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री यहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जनसभा के लिए 2 लाख लोगों के इंतजाम भी यहां पर हैं। मैदान में 5 हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस लाइन और अलायंस पावर प्लांट में भी 2 हेलीपैड रिजर्व में रहेंगे। कार्यक्रम स्थल को दुरुस्त करने के लिए 1000 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन ने रूपरेखा तैयार कर ली और जल्द ही व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा।
एक बार दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में अपनी रैली करेंगे। सबसे पहले 2018 में 21 जुलाई को किसान जन कल्याण की रैली की, उसके बाद अब 18 दिसंबर को 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उसको लेकर जो जिला प्रशासन को जब से सूचना मिली उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं कि पूरे मैदान में सारी सफाइयाँ की जाए, तैयारियाँ की जा रही हैं प्रधानमंत्री की रैली को लेके। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री जो हैं गंगा एक्सप्रेस जो मेरठ से प्रयागराज होकर जाएगी उसका शिलान्यास करेंगे, साथ में कई जन कल्याण योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। और साथ ही अगर बात की जाए कि जो चीज़ें तैयार की गई हैं तो 7 हेलीपैड तैयार किए गए हैं शाहजहांपुर में। 5 हेलीपैड इस मैदान में रहेंगे। रौजा के ये रौजा थाना क्षेत्र का रेलवे मैदान है, इसमें 5 हेलीपैड रहेंगे। उसके बाद अतिरिक्त 2 हेलीपैड और बनाए गए जो पुलिस लाइन और रिलायंस थर्मल पावर में बनाए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, साथ ही जो संगठन के लोग हैं वो भी लगातार अपनी तैयारियों पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका सीधा मानना है कि इस बार प्रधानमंत्री की जो रैली हो वो 2 लाख की संख्या से भी ज़्यादा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। इसके साथ ही कई ज़िले और भी प्रभावित होंगे जो सीमाओं से जुड़े हुए हैं, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, लखीमपुर, इस तरीके के ज़िले के लोगों को भी प्रधानमंत्री के आने का कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखाई देगा। शाहजहांपुर से शशांक शुक्ला, इंडिया न्यूज़ के लिए। उधर मथुरा के मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने बयान दिया है। कृष्ण जन्मस्थान पर जलाभिषेक करने से रोके जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा आह्वान है कि जो लोग जाना चाहते हैं वो वहां जाएं, क्योंकि वहां कोई ईदगाह नहीं है, वहां कोई मस्जिद नहीं है, वहां मेरा सनातन का मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है। उन्होंने कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं जाएं, जलाभिषेक करें, ये मेरा मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को दुनिया का कोई कानून, कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता। खबर एटा से है, जहां पे एक महिला की हत्या के मामले में परिजनों ने जाम लगा दिया और एटा कासगंज रोड पर घंटों तक ये जाम लगा रहा। एसएसपी ने परिजनों को आश्वासन देकर के इस जाम को खुलवाया। पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया गया है। एटा के मेरहची थाना क्षेत्र के कस्बे की यह घटना बताई जा रही है। तो किसान आंदोलन के आगे के भविष्य, आगे होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक और बैंक के निजीकरण पर संसद में आने वाले बिल पर किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे इस बात पर बात करेंगे कि उनको एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें एक FIR दर्ज हुई है। कौन है धमकी देने वाला? भाई तो पुलिस बताओगी कौन है जी। ये तो देते ही रहे हैं, आप बहुत लोग हैं जी। हाँ, देते रहे। क्या कह रहा है धमकी देने वाला? भाई वो सिक्योरिटी वाला, उसने सुना, उसे देते हम। जो इस तरह के बीमारियों के फोन आवे उन्हें देते हम जी। हाँ, हम नहीं सुनते। बहुत फोन आते रहते हैं इस तरह के जी, जो न्यूसेंस करते हैं, वो करते हैं, तो फिर हम उनको दे देते हैं। भाई ये सुनो, आंदोलन अधिकारियों को दे देते हैं जी। आंदोलन के दौरान हमने 1 साल में देखा कि बहुत फोन आए, तो फिर कैसे हैंडल करते हैं आप इतनी गालियां? भाई क्या करा, अच्छा बताओ क्या करें। जब वो गाड़ी देनी शुरू करे हम दूसरे को दे दे फोन, हम सुनते ही नहीं जी। फोन ठाना ही बंद कर रखा जी जी। क्या कह रही है पुलिस? कोई बात हुई हो, कोई गिरफ्तारी की बात? हमारी नहीं बात हुई, तो पुलिस वाले हैं यही बता सकते हैं। हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते प्रशासन के, पुलिस के उसमें। हम दे दिया भाई ये है अपना, हमारी FIR है, इसको लॉन्च कर लो, हमें ठीक दे दो जी। जो करना फिर यही करते, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं। बैंकों के निजीकरण को लेकर आपने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि 6 दिसंबर को बिल आने वाला है। आपने पहले से आगाह किया था, इसमें एक साझा आंदोलन की जरूरत है। इसका तात्पर्य बता दीजिए। निजीकरण के खिलाफ जरूरत है देश में जी। निजीकरण ना हो उससे बड़ा नुकसान होता है, बेरोजगारी बढ़ती है उससे तो। और निजीकरण से एक आदमी या एक इंडस्ट्रीज वाले को उसको लाभ ज्यादा होगा जी। और अगर सरकारी सेक्टर होंगे तो वो बांट के काम करते हैं जी। उसमें लाभ आम जनता को होगा जी। अगर व्यापारी के हाथ में सारी चीज जाएगी तो एक के हाथ में व्यापार जाएगा और प्राइवेटाइजेशन उससे मजबूत होगा। साझा आंदोलन की बात आपने कही है, तो क्या इसमें इस आंदोलन किसानों की तरफ से? इसमें तो नहीं वे आ रहे कोई भी, उनका अपना चला रहे होंगे। तो इन फ्यूचर अगर भविष्य में कोई ऐसा आंदोलन होता है इस संबंध में, तो फिर उसमें किसान क्या पता क्या होगा भविष्य का, किसको पता। हम क्या ज्योतिषी है भाई, भविष्य में क्या होगा जी। अच्छा, अब इस आंदोलन की बात करते हैं। अभी कहाँ तक बात पहुंची? कोई निमंत्रण आया सरकार से?
ना हमने तो कमेटी बना रखी है, वो कमेटी को ही पता, अब तो आया नहीं कोई उनके पास में। तो आज वर्किंग डे है, हो सके आज आ जाए तो कमेटी बात कर लेगी उनसे, हरी सुपर कमेटी बात कर लेगी। और उनको किसी और आदमी की जरूरत होगी तो अपने में मिला सकते हैं। अभी 5 आदमी उसमें है। वही 5 आदमी वाली बात पर मैं आ रहा था, जब ये एसकेएम की बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप भी वहां पर मौजूद थे। हाँ। सवाल हालांकि उठा, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर ज्यादा चल रहा है कि ये 5 लोगों की कमेटी में राकेश टिकैत साहब क्यों नहीं है। हमने तो मैंने कर दी, हम तो जिंगे 35 है, हम तो होंगे हैं जी। हाँ, उनकी तरफ रहेंगे, नहीं तो वे 35 भी कहते हैं हमें भी जाना, हमें भी जाना। हमने कहा भाई हमें ही नहीं जाना, हम आपके साथ में इन्हें जान दो जोन से हैं। राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कमेटी बन चुकी है उसमें उनका नाम क्यों नहीं है, ये सवाल हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही नहीं चाहा कि नाम उसमें होना चाहिए। इसके अलावा धमकी उनको मिली है, उस पर उन्होंने बताया, और निजीकरण जो बैंकों का हो रहा है उसको लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया है उस पर उन्होंने बताया कि किस तरह का स्टैंड जो है किसानों की तरफ से उस पर लिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।